दोस्तों, इस वीडियो में हम लोकतंत्र के विषय में जानेंगे कि लोकतंत्र जो है डेमोक्रेसी वो क्या होती है, इसके प्रकार क्या होते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र ये सब क्या होते हैं, संसदीय अध्यक्षीय ये क्या होते हैं। आपने खूब सुना होगा कि भारत का जो लोकतंत्र है वो संसदीय प्रकार का है, अमेरिका का जो लोकतंत्र है वो अध्यक्षीय प्रकार का है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र आपने सुना होगा कि दुनिया में कहीं भी नहीं पाया जाता, स्विट्जरलैंड के कुछ कैंटन है वहाँ पाया जाता है। तो इसका क्या कॉन्सेप्ट है ये इस वीडियो में हम सारा कुछ जानेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से शुरुआत करते हैं कि लोकतंत्र होता क्या है। तो इसकी सबसे पहले लोकतंत्र जो अंग्रेजी के डेमोक्रेसी शब्द से मिलकर बना है, डेमोक्रेसी से बना है, इसका क्या मतलब होता है। तो पहले इसकी जो अब्राहम लिंकन ने परिभाषा दी थी पहले वो आप देख लो कि लोकतंत्र जो है जनता का जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन होता है। जनता का जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन होता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब लोकतंत्र जो है वो शासन व्यवस्था है जिसमें सर्वोच्च सबसे कौन है, सबसे ज़्यादा सर्वोच्च उसमें जनता होती है। तो लोकतंत्र वो शासन व्यवस्था होती है जिसमें सर्वोच्च जनता होती है। ये तो इसका मोटा मोटा मतलब हो गया। डिटेल में इसका पूरा मतलब बताऊंगा, लेकिन एक लाइन की जो परिभाषा है वो यही है कि लोकतंत्र जो है जनता का जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन होता है। इसमें सर्वोच्च जनता ही होती है, चाहे वो मतलब कि शासन करे, चाहे शासित हो, और चाहे उस पर मतलब कि उसका जो चुनाव प्रक्रिया या कुछ भी होगा वो सब जनता ही उसमें सर्वोच्च होगी। ये आप मोटा मोटा पहले भी मतलब जानिए। तो अब इसके जो उत्पत्ति है, ये कहाँ से ये शब्द आया वो सब देखेंगे हम। तो डेमोक्रेसी जो है ये दो शब्दों से मिलके बना है, डेमोस और क्रेसिया। डेमोस का मतलब होता है जनता, डेमोस का क्या मतलब होता है जनता, और क्रेसिया का मतलब होता है शासन। तो इसका क्या मतलब हो गया दोस्तों डेमोक्रेसी का, कि जनता का शासन। डेमोक्रेसी का मोटा मोटा मतलब हो गया कि जनता का शासन, क्योंकि ये दो शब्दों से मिलकर बना है जिसमें डेमोस और क्रेसिया। डेमोस का मतलब होता है जनता और क्रेसिया का मतलब होता है शासन। अब देखो, इस तरीके से आपको ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया होगा, लेकिन जब इसके आप प्रकार समझोगे तब आपको बेहतरीन तरीके से सारी चीज़ें स्पष्ट होती जाएंगी कि अगर भारत को एक लोकतंत्र कहते हैं, अमेरिका को एक लोकतंत्र कहते हैं, तो किन वजहों से लोकतंत्र कहते हैं, उन पे मतलब कि है क्या वहाँ पे जिसकी वजह से उनको लोकतंत्र कहते हैं। तो जब आप इसके प्रकार समझेंगे तब आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे जनता ही सर्वोच्च क्यों है। जनता सर्वोच्च है इसीलिए उस पद्धति को लोकतंत्र कहते हैं। अगर वहाँ पे राजा सर्वोच्च होगा तो उसको राजतंत्र कहेंगे, धर्म सर्वोच्च होगा तो उसको धर्मतंत्र कहेंगे, लोक सर्वोच्च होंगे तो उसको लोकतंत्र कहेंगे। इसी तरीके से अब हम देखते हैं कि लोकतंत्र के प्रकार क्या होते हैं, कितने प्रकार का लोकतंत्र होता है। लोकतंत्र के वैसे तो बहुत सारे प्रकार होते हैं। अगर आयाम देखोगे तो अगर फिलॉसफी पे जाके देखोगे ना, दार्शनिक हिसाब से, तो सामाजिक लोकतंत्र होता है, आर्थिक लोकतंत्र होता है, राजनैतिक लोकतंत्र, सांस्कृतिक लोकतंत्र, बहुत तरीके के, आप जितने तरीके के बनाना चाहो हर तरीके के लोकतंत्र, उसके कुछ आयाम हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो हम पॉलिटी में पढ़ेंगे दोस्तों, उसका जो हमारा पक्ष होगा वो राजनैतिक होगा, क्योंकि यहाँ पे हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं। तो लोकतंत्र के राजनीतिक आयाम को हम पढ़ेंगे। तो मोटे तौर पर जो लोकतंत्र होता है दोस्तों वो दो तरीके का होता है राजनीतिक आयाम के हिसाब से देखोगे आप तो। एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र या प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र को इंग्लिश में बोलते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी, और जो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, ये बोलते हैं। तो अब प्रत्यक्ष जो लोकतंत्र है, पहले तो आप इसकी परिभाषा समझो तब आपको चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। देखिए, जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो होता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता स्वयं का संचालन करती है, मतलब कि डायरेक्ट जनता ही रूल करती है। जैसे अभी भारत जैसे समाज में क्या है, हम पे रूल कौन करता है? क्या जनता रूल करती है डायरेक्ट? कहते हैं कि डायरेक्ट जनता मतलब कि जनता ही रूल करती है, लेकिन हम कुछ प्रतिनिधि चुनते हैं, वो हम पे रूल करते हैं और फिर उनके माध्यम से हम शासन करते हैं। तो ऐसा कहते हैं इनडायरेक्ट तरीके से हम शासन करते हैं, लेकिन डायरेक्ट जो है वो जनता शासन नहीं करती, वो हमारे प्रतिनिधि करते हैं। तो देखिए, इसमें जनता स्वयं शासन करती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी में। और अप्रत्यक्ष जो लोकतंत्र होता है इसमें कौन शासन करता है? जो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है उसमें अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता अपने प्रतिनिधि का चुनाव करती है। हम कुछ अपने प्रतिनिधि, अब पूरा डिटेल देखेंगे, अभी केवल आप परिभाषा जान लो। जनता अपने प्रतिनिधि का चुनाव करती है और जनता के प्रतिनिधि शासन का संचालन करते हैं, जिसके कारण यह माना जाता है कि अप्रत्यक्ष रूप से जनता ही शासन करती है।
जनता कुछ अपने प्रतिनिधि का चुनाव करती है, क्योंकि बहुत बड़ा देश होता है, जनसंख्या ज़्यादा होती है, तो हम डायरेक्ट मतलब कि हर जो जनसंख्या के मतलब कि हर लोग हैं, चाहे मतलब इतने एक जैसे हमारे यहाँ की जनसंख्या 1 अरब अगर 40-45 करोड़ है, तो हम डायरेक्ट पूरी तरीके से हम सारे लोग कैसे शासन कर सकते हैं? हम अपने कुछ प्रतिनिधियों का चुनाव करेंगे, फिर वही हमारे लिए शासन करेंगे आगे जाके। तो उसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। इसमें जनता जो है अपने प्रतिनिधियों का जनता के जो प्रतिनिधि होते हैं वो शासन का संचालन करते हैं, और माना जाता है कि अप्रत्यक्ष रूप से जनता ही शासन करती है। तो इसी को जो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, इसी को चूंकि यहाँ पे प्रतिनिधि शासन करते हैं, तो इसी को कह दिया जाता है प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र। प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र इसको कह दिया जाता है। अब देखिए ये 2 तरीके का होता है, एक संसदीय एक अध्यक्षीय। अब डिटेल में हम इसको भी जानेंगे, लेकिन पहले अब एक एक वर्ड पे आते हैं। अभी हमने मोटे तौर पे ये समझा कि जो लोकतंत्र है ये 2 प्रकार का होता है राजनीतिक रूप से, एक डायरेक्ट होता है, दूसरा इनडायरेक्ट होता है। अब डायरेक्ट लोकतंत्र पे आते हैं दोस्तों। देखिए डायरेक्ट लोकतंत्र देखते हैं, फिर इनडायरेक्ट देखेंगे, डिटेल में देखेंगे कि डायरेक्ट लोकतंत्र हमको अभी कहाँ पे देखने को मिलता है। देखिए इसको देखते हैं। इसका मतलब है कि जनता स्वयं शासन चलाएगी। प्रत्यक्ष जो लोकतंत्र होता है, इसका क्या मतलब होता है कि जनता प्रत्यक्ष शासन चलाएगी, उसी को हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। इसका मतलब है कि जनता खुद ही कानून बनाए, जनता खुद ही न्याय दे। अभी ऐसा होता है क्या हमारे यहाँ पे? नहीं होता। तो मतलब कि जनता खुद कानून बनाए, जनता खुद न्याय करे, सब कुछ जनता ही करे, तो इसको कहेंगे ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। तो आप खुद ही दिमाग लगाओ कि आपके मन में ये सवाल उठ जाएगा कि इतना बड़ा देश है भारत, 1 अरब 45 करोड़ जनसंख्या है, तो क्या यह संभव है? क्या यह संभव है कि जनता प्रत्यक्ष रूप से शासन करे, खुद ही जनता कानून बनाए, जनता ही मतलब कि न्याय दे? या क्या संभव है? नहीं संभव है। तो मतलब कि आपके दिमाग में यही आएगा कैसे इतने लोग मिलकर न्याय करेंगे? पॉसिबल ही नहीं है। तो भारत जैसा जो समाज है, या भारत में जहाँ इतनी जनसंख्या है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र नहीं है। इसी प्रकार जो अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, या कोई भी देश जहाँ पे जनसंख्या खूब ज़्यादा है, पॉपुलेशन खूब है, कहीं पे भी डायरेक्ट डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट नहीं है। और आधुनिक युग जो है ना, दुनिया में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहीं पे भी नहीं है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ गई, तो सब लोग शासन करेंगे तो शासन चलेगा ही नहीं। बस केवल कुछ एक देश हैं, वो भी पूरे देश नहीं, जैसे स्विट्जरलैंड है। स्विट्जरलैंड पूरी तरीके से नहीं दोस्तों, स्विट्जरलैंड कुछ राज्यों में बटा हुआ है, जिसको कैंटन कहते हैं, और कुछ कैंटन में वहाँ पे प्रत्यक्ष लोकतंत्र देखने को मिलता है। उसके भी कुछ साधन कि जनता इकट्ठा होके कोई कानून बनाना है, तो वो रेफरेंडम के माध्यम से, इनिशिएटिव के माध्यम से, प्लेबिसाइट के माध्यम से, इन माध्यम से कानून का निर्माण कर लेती है। ये हम बाद में समझेंगे जनमत संग्रह ये सब क्या होता है। अभी बस मोटा मोटा ये समझिए कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ दिखता है, तो दुनिया में कहीं भी नहीं दिखता है, स्विट्जरलैंड के कुछ कैंटन में दिखता है। अदरवाइज अगर स्विट्जरलैंड को छोड़ दिया जाए तो दुनिया में कहीं भी नहीं दिखता है, क्योंकि यह संभव ही नहीं है। तो हमारे सामने सवाल क्या उठा कि ये जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है ये कहाँ पर होता था? कहीं तो होता रहा होगा, तभी तो इसका कॉन्सेप्ट आया। तो हम इसके जो प्रमाण देखने को मिलते हैं कि प्राचीन युग में जो प्राचीन यूनान था, वहाँ पे इसके जो मतलब कि पदचिन्ह देखने को मिलते हैं, प्राचीन यूनान में देखने को मिलते हैं। जो आज का जो ग्रीस है ना दोस्तों, वही प्राचीन यूनान था, तो वहीं पे इसका कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। प्राचीन यूनान जो है, जो ग्रीस है आजकल, ये पहले बहुत सारे सिटी स्टेट में, नगर राज्य में बटा हुआ था। कुछ नगर राज्य से मतलब कि बहुत सारे में बटा हुआ था, जैसे स्पार्टा था, एक एथेंस था, मेसोडोनिया, इस तरह के स्टेट थे, मतलब कि जो को सिटी स्टेट बोला जाता था। बहुत बड़ा साम्राज्य था जो प्राचीन यूनान था, और वहाँ के कुछ जो मतलब कि राज्य थे जिनको सिटी स्टेट बोला जाता था, उनमें ये पूरा जो मतलब कि साम्राज्य था ये बटा हुआ था। और ये जो मतलब कि नगर देश थे, इनको सबको नगर का मतलब कि दर्जा प्राप्त था। अपने आप में ये देश होते थे, ऐसा नहीं कि भाई कुछ उसमें मतलब कि उनको स्वतंत्रता नहीं प्राप्त है या कुछ नहीं है, सब अपना अपना सिस्टम अलग तरीके से चलाते थे। और पूरे जो साम्राज्य था उसको एथेंस या मतलब कि प्राचीन यूनान बोला जाता था। यही सिस्टम यूनान में चलता था। छोटे छोटे नगर हैं और हर नगर एक देश जैसा था। हाँ, इस जैसे जो ये नगर थे दोस्तों, ये जो सिटी स्टेट थे, इन सब में मतलब कि जो जनसंख्या थी उसमें एक पार्ट थे दास और दूसरे जो थे तो वहाँ के नागरिक थे। तो जो दास थे ना दोस्तों, उनको कोई भी अधिकार नहीं प्राप्त था। तो एक्चुअल में जो नागरिक थे वही यहाँ पे अधिकार प्राप्त लोग थे। अब वो गिने चुने थे, मतलब कि जैसे बात तो एक कैंटन में 1000 लोग हो गए, एक मतलब कि
जो सिटी स्टेट में 1000 लोग हो गए, एथेंस में 1000 लोग हो गए, 1000 से भी कम लोग होते थे, बाकी दास होते थे, उनके कोई राइट्स नहीं थे। तो एक तो यहाँ देखो 1000 से भी कम लोग, मतलब कि जनसंख्या बहुत कम थी। और यह सिस्टम वहाँ पे चलता था कि अगर कुछ भी रूल बनाना है या हम सब लोग रहेंगे कैसे, हमारा जो शासन होगा वो कैसे चलेगा, हम न्याय कैसे देंगे, इन सब चीज़ों के लिए वहाँ के जो लोग थे ना वो एक जगह पे इकट्ठा होते थे और आपस में ही तय कर लेते थे कि हमको इस समुदाय में किस तरीके से रहना है, कैसे शासन चलाना है, तो इस तरीके से कर लेते थे। तो वहाँ पे ना कोई संसद जैसा कुछ था, ना कोई चुनाव था, क्योंकि सब लोग बैठ जाते थे, जो नागरिक लोग थे वो सब लोग बैठ जाते थे, क्योंकि दासों को तो अधिकार ही नहीं था। तो जब सब लोग बैठ के निर्णय लेते थे तो भाई संसद की ज़रूरत नहीं, चुनाव प्रक्रिया की ज़रूरत नहीं, राजनीतिक पार्टी की ज़रूरत नहीं, सब इकट्ठा होकर तय कर लेते थे कि हमें क्या करना है। कुछ लोग की ड्यूटी दे दी कि भाई आप शासन का संचालन करो, और फिर जब थोड़े समय बाद फिर एकत्रित हुए और फिर ये देखते थे कि जिनको हमने ड्यूटी दी उन्होंने शासन का संचालन किया कि नहीं किया, और अगर नहीं किया तो उनको दंड दिया जाता था। तो प्राचीन जो यूनान था उसका यही सिस्टम था कि अगर कि कुछ व्यवस्था बनानी है तो सब लोग एक ही जगह बैठ के व्यवस्था बना लेते थे, क्योंकि वहाँ पे जनसंख्या कम थी। ये सिस्टम यूनान में चलता था। यहीं से जो कॉन्सेप्ट आया डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट आया कि डेमोक्रेसिया जो है, यही से जो यूनान है इसकी भाषा क्या थी, ग्रीक, तो यहीं से डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट आया। तो इस तरीके को जो कहा जाता है, इस तरीके को प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहा जाता है, जो एक जगह पे बैठ के जनता ही सब कुछ डिसाइड कर लेती थी, वहाँ के जो नागरिक थे वही डिसाइड कर लेते थे। लेकिन आज देखो दोस्तों, आज भी हम डेमोक्रेसी के शब्द को लेके चल रहे हैं। डेमोक्रेसी के उस समय का जो डेमोक्रेसी शब्द था उसका मतलब अलग था, आज हम मतलब शब्द तो लेके चल रहे हैं, लेकिन आज इसका मतलब बहुत ज़्यादा बदल गया है। क्योंकि जो यहाँ पे डेमोस है ना, ये जो डेमोस है, डेमोक्रेसी है, जो इसको यहाँ पे जो डेमोस है ना, पहले एक जगह पे इकट्ठा हो जाता था, मतलब जनता एक जगह पे इकट्ठा हो जाती थी, लेकिन आजकल ये डेमोस एक जगह पे इकट्ठा नहीं हो सकता। कहाँ एकत्रित होगा इतनी बड़ी जनसंख्या? आप सोशल मीडिया इन सब की बात मत करिए, एक जगह पे इकट्ठा होकर कैसे कानून बनाएगा? तो अब दुनिया में जहाँ कहीं भी है वो लोकतंत्र, वो मतलब कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र ही है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र नहीं है, क्योंकि जनता डायरेक्ट कानून बना नहीं सकती। या कैसे बनाएगी, इकट्ठा कैसे होगी? तो जो शासन का व्यवहारिक स्वरूप है वो क्या है हमारे यहाँ पे या दुनिया में कहाँ पे कहीं भी, वो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। तो देखो अभी क्या देख लिया आपने कि जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है उसमें कोई संसद नहीं, लोग आएंगे कानून बनाएंगे, अलग से कोई जुडिशरी नहीं, लोग इकट्ठा हुए न्याय दे दिए, कोई चुनाव आयोग नहीं, क्योंकि चुनाव कराने की जरूरत ही नहीं। तो जो आज के समय में ये सब पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है। तो आज जो हमारे पास जो लोकतंत्र का स्वरूप है ना दोस्तों, इसको हम अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र हमारे यहाँ पे नहीं है। अप्रत्यक्ष जो लोकतंत्र में ये निर्धारित किया गया कि जनता स्वयं शासन नहीं कर सकती, क्योंकि अगर जनता यहाँ पे भी अगर स्वयं ही शासन करेगी तो प्रत्यक्ष हो जाएगा। तो ये डिसाइड किया कि जब इतनी बड़ी जनसंख्या है तो स्वयं शासन कैसे कर सकती है? तो ये डिसाइड किया गया कि जनता स्वयं शासन नहीं कर सकती, इतने लोग कैसे कानून बनाएंगे? इसलिए कहा गया कि जनता अपने प्रतिनिधि का चुनाव करेगी। और जैसे भारत में देखो, हमने लोकसभा बनाई, उसमें 543 लोगों को चुना, जनता की ओर से ये प्रतिनिधि ही शासन चलाएंगे। इसी को अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। और चूंकि प्रतिनिधि इसके केंद्र में है, इसलिए इसको प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र भी कहते हैं। आज भारत में यही है, हमने कुछ प्रतिनिधियों को चुना, वो हमारे लिए कानून बनाते हैं, हमारे ऊपर शासन करते हैं, और इनडायरेक्ट रूप से हम कहते हैं कि हमने ही तो चुना है तो हम ही शासन करते हैं, लेकिन जो प्रतिनिधि हैं वो शासन करते हैं। तो इसीलिए उसको प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र भी कह दिया जाता है। अब देखो कि जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र था, जब डायरेक्ट लोग बैठ जाते थे एक जगह पे, सब लोग बैठ जाते थे, तो संसद जैसी चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन हम जब यहाँ प्रतिनिधि भेजेंगे तो वो कहीं तो बैठ के करेंगे, कहीं तो बैठ के जो निर्णय करेंगे या कानून बनाएंगे। तो यहाँ पे जो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होगा, इसमें मतलब कि संसद भी होगी, राजनीतिक दल भी होंगे, क्योंकि लोकतंत्र में विचारों का मतभेद तो होगा, कोई कुछ कहेगा कोई कुछ कहेगा, और जब जनता चुनेगी तो जनता अपने हिसाब से चुनेगी। तो यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी भी होंगी, चुनाव आयोग भी होगा, क्योंकि भाई चुनाव होगा तो इनका मतलब कि कोई प्रत्यक्ष लोकतंत्र तो है नहीं, तो इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा। इनडायरेक्ट जो डेमोक्रेसी, वहाँ पे चुनाव आयोग भी होंगे, इलेक्शन भी होगा, और राजनीतिक पार्टियाँ भी होगी, संसद भी होगा। तो इन दोनों में काफ़ी डिफरेंस है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में। अब आप प्रत्यक्ष जान लिए, अप्रत्यक्ष भी ढंग से जान लिए। अब हम देखेंगे जो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है या प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र है, ये दो तरीके का होता है, एक संसदीय और दूसरा अध्यक्षीय। संसदीय को पार्लियामेंट्री कहते हैं, पार्लियामेंट्री, और अध्यक्षीय को प्रेसिडेंशियल कहते हैं।
प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। मतलब कि अब देखो, दोनों जगह जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है, यहाँ पे भी जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है, यहाँ पे भी जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है, क्योंकि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता तो चुनेगी ही, और वही लोग शासन हमारे ऊपर करते हैं। तो अब इन दोनों में, लेकिन अब जनता तो दोनों में चुनेगी और प्रतिनिधि होंगे, लेकिन मूलभूत इनमें क्या अंतर है वही चीज हम देखेंगे। देखिए, अब एक चार्ट है, इसके माध्यम से सारी चीज़ अब समझते जाइए कि संसदीय लोकतंत्र में और अध्यक्षीय लोकतंत्र में क्या अंतर होता है। तो संसदीय लोकतंत्र जो है, इसका एग्जाम्पल कौन कौन से देश हैं। जैसे मान लो मूलतः जो इससे एग्जाम्पल है वो इंडिया है संसदीय लोकतंत्र का, और ब्रिटेन जैसे देश है संसदीय लोकतंत्र का। अध्यक्षीय लोकतंत्र का उदाहरण कौन है, अमेरिका, यूएसए है। अब देखो, इनके दोनों के अंतर को हम विस्तार से समझते हैं। तो इसमें पहला देखो अंतर इसमें दोनों में क्या है, यही इनकी विशेषताएं भी हैं। तो संसदीय लोकतंत्र में विधायिका और कार्यपालिका आपस में जुड़ी होती हैं। इसकी पहली विशेषता ये है संसदीय लोकतंत्र की कि विधायिका और कार्यपालिका आपस में जुड़ी होती हैं, और विधायिका के सदस्यों से ही कार्यपालिका का निर्माण होता है। ये भी लिख लो आप, विधायिका के सदस्यों से ही कार्यपालिका का निर्माण होता है। तो पहली इसकी विशेषता है कि संसदीय लोकतंत्र में विधायिका और कार्यपालिका आपस में जुड़ी होती हैं, और वहाँ यहीं पे विधायिका और के सदस्यों से ही कार्यपालिका का निर्माण होता है। अब देखो, यहाँ पे कार्यपालिका की बात की गई, तो कार्यपालिका का मतलब ये प्रशासनिक कार्यपालिका की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे राजनीतिक कार्यपालिका की बात होती है। तो कार्यपालिका का मतलब यहाँ पे आप राजनीतिक कार्यपालिका समझिएगा। भारत में राजनीतिक कार्यपालिका जैसे क्या है, जैसे पीएम हो गए, उनकी मंत्री हो गए, मंत्रिपरिषद हो गई, ये सब राजनीतिक कार्यपालिका है। और विधायिका क्या है, विधायिका हमारे यहाँ पे संसद है। तो इसका मतलब आप समझो कि भारत में जो पीएम है और समानता जो पीएम होते हैं ये संसद के ही सदस्य होते हैं। अगर संसद के सदस्य नहीं है फिर भी 6 महीने के अंदर बनना पड़ता है। और जो मंत्री हैं चाहे पीएम हो चाहे मंत्री हो, ये भी संसद के सदस्य होते हैं। अगर मंत्री भी संसद के सदस्य नहीं तो संविधान कहता है भारत में कि 6 महीने के भीतर आपको संसद का सदस्य बन जाना है। तो कुल मिलाकर भारत में यह स्थिति है कि लोकतंत्र, जो लोकसभा है ना, इसके 543 मेंबर और राज्यसभा के 245 मेंबर, इन्हीं में से मंत्रिपरिषद बनती है। क्योंकि अगर इसके आप सदस्य नहीं हैं तब भी आपको 6 महीने से, मतलब 6 महीने के अंदर इसकी सदस्यता चाहे लोकसभा की चाहे राज्यसभा की लेनी पड़ेगी, तभी आप मंत्री बने रह सकते हैं, तभी आप प्रधानमंत्री बनी रह सकते हैं। तो जो हमारी विधायिका है, विधायिका मतलब कि जो संसद के सदस्य हो गए, और जो कार्यपालिका हो गई वो यहीं से निकल रही कि नहीं निकल रही, मतलब कि जो पीएम हो गए, जो मंत्रिपरिषद हो रहे, इसका मतलब जो भी है कि वही लोग जो विधायिका में हैं वही उन्हीं लोगों से कार्यपालिका मतलब कि बन रही, चाहे पीएम हो चाहे मंत्रिपरिषद हो। क्योंकि आप उसके सदस्य नहीं है तो आपको 6 महीने के अंदर उसकी सदस्यता लेनी पड़ेगी। तो हमारी जो कार्यपालिका है वो कहाँ से निकल रही, विधायिका से। और यही संसदीय लोकतंत्र का गुण है कि जो वहाँ की जो कार्यपालिका होगी वो विधायिका से निकलेगी, और विधायिका के सदस्यों से ही कार्यपालिका का निर्माण होता है, दोनों आपस में जुड़ी होती हैं। अब देखिए, जब पीएम या कोई भी मंत्री जब संसद में बैठेगा तो वो विधायक है, वो विधायिका का सदस्य है। लेकिन जब वो अपने विभाग में या अपने मंत्रालय में बैठता है, उसके हिसाब से काम करता है, तो वो कार्यपालिका का सदस्य हो जाता है। तो एक ही व्यक्ति ना, विधायिका भी इसका भी सदस्य है, कार्यपालिका का भी सदस्य है। मतलब कि विधायिका से ही हमारी कार्यपालिका निकली है, दोनों आपस में जुड़ी हुई है, ये कहना चाह रहा है। इसका मतलब कि जो संसदीय लोकतंत्र है इसका ये मतलब है कि विधायिका जो है कार्यपालिका आपस में जुड़ी होती है, विधायिका से ही कार्यपालिका निकलती है। और इसका जस्ट उल्टा अध्यक्षीय में होता है। अध्यक्षीय जो प्रणाली होती है, जैसे अमेरिका का जो प्रणाली है, लोकतंत्र में, अध्यक्षीय लोकतंत्र में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका एक दूसरे से पृथक होते हैं। देखिए, न्यायपालिका तो इसमें भी पृथक होती है। जो संसदीय लोकतंत्र है इसमें भी न्यायपालिका एकदम अलग होती है। जज कोई मंत्री नहीं बन सकता या संसद का सदस्य नहीं बन सकता। हाँ, अगर बनना है तो आपको जज के पद से इस्तीफा देना होगा, उसके बाद आप चाहे जो कर सकते हैं। लेकिन आप जज रहते हुए न संसद के सदस्य और न मंत्रिपरिषद के सदस्य बन सकते हैं। तो जुडिशरी तो इसमें भी अलग है, संसदीय लोकतंत्र में भी जुडिशियरी अलग है, और अध्यक्षीय में तो अलग ही है। यहाँ तो स्पष्ट रूप से शक्ति का पृथक्करण पाया जाता है। तो यहाँ जो विधायिका है, कार्यपालिका और न्यायपालिका एक दूसरे से पृथक है। यहाँ तीनों अंग एकदम पृथक हैं। जैसे अमेरिका में जो है, इसके जो विधायिका है इसका नाम है कांग्रेस। ये हाउस ऑफ, मतलब कि ये हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होती है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होती है और सीनेट होते हैं, 2 सदन होते हैं इसके।
ये मतलब कि इसको कांग्रेस कहते हैं, जैसे हमारे पास संसद कहते हैं, वो पार्लियामेंट कहते हैं, इसी तरीके से इसको कांग्रेस कहते हैं। वहां की जो कार्यपालिका है उसका क्या मतलब है? कार्यपालिका मतलब है कि राष्ट्रपति और उसके मंत्रिपरिषद, और जुडिशरी वहां पे अलग होती है, तो तीनों एक दूसरे से अलग होते हैं। अमेरिका का संविधान ही ये कह देता है कि जो राष्ट्रपति होगा ना वो कांग्रेस का सदस्य नहीं होगा। जो कार्यपालिका का मेंबर है राष्ट्रपति, वो विधायिका का मेंबर हो ही नहीं सकता, कांग्रेस का मेंबर हो ही नहीं सकता। मतलब कि अगर राष्ट्रपति का चुनाव केवल वही व्यक्ति लड़ सकता है जो कांग्रेस का मेंबर नहीं हो। अगर कांग्रेस का मेंबर है तो पहले उसको त्याग पत्र दे, फिर राष्ट्रपति का चुनाव लड़े। अब मान लो कि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव जीत गया, तो राष्ट्रपति या उसकी मंत्रिपरिषद इसके मेंबर तो हो ही नहीं सकते। अब मान लो कोई व्यक्ति जो है राष्ट्रपति का पद का चुनाव लड़ा और जीत गया, तो अब उसको अपनी मंत्रिपरिषद बनाना है, मंत्रिपरिषद बनाना है। तो अमेरिका के संविधान ये भी लिख देता है कि आपके लिए पूरा अमेरिका खाली है, पूरा अमेरिका विकल्प है, लेकिन आप अपने मंत्रियों का चुनाव इस विधायिका से नहीं कर सकते। तो मतलब कि कांग्रेस का जो सदस्य हैं वो मंत्री भी नहीं बन सकते। तो कार्यपालिका के मेंबर विधायिका के मेंबर नहीं बन सकते और विधायिका के मेंबर कार्यपालिका के मेंबर नहीं बन सकते। तो राष्ट्रपति अपनी विधायिका या वो राष्ट्रपति अपनी जो मंत्रिपरिषद है उसको चुनने के लिए पूरे अमेरिका से स्वतंत्र है। कहीं से भी वो अपने मंत्रिपरिषद का चुनाव कर सकता है, लेकिन एक ही कंडीशन है कि वो मेंबर कांग्रेस के मेंबर नहीं होंगे। इसी को रियल में शक्ति का पृथक्करण कहते हैं कि जो विधायिका के मेंबर कार्यपालिका का ना हो, कार्यपालिका का मेंबर विधायिका का ना हो। और जुडिशरी तो वहाँ पे अलग है ही, स्टेट की जुडिशरी भी है और फेडरल जुडिशरी भी है। हमारे यहाँ पे भी जुडिशरी अलग है, लेकिन हमारे यहाँ पे एकीकृत जुडिशरी है, लेकिन वो मतलब कि विधायिका और कार्यपालिका से एकदम पृथक है, जैसे यहाँ पे अमेरिका में पृथक है। तो ये इसकी पहली विशेषता हमने देख ली संसदीय प्रणाली की और अध्यक्षीय प्रणाली की, कि संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका लोकतंत्र में विधायिका और जो संसदीय लोकतंत्र में विधायिका और कार्यपालिका आपस में जुड़े होते हैं। वहीं लोकतंत्र अध्यक्षीय लोकतंत्र में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका एक दूसरे से तीनों जो है स्वतंत्र होते हैं। अब आते हैं दूसरे वाले में, दूसरे इसके अंतर पे देखिए। दूसरा इसका अंतर क्या कहता है कि संसदीय लोकतंत्र में नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका के बीच अंतर पाया जाता है। संसदीय जो लोकतंत्र है इसमें नाम मात्र की कार्यपालिका भी होती है और वास्तविक कार्यपालिका भी होती है। इसका मतलब है कि भारत और ब्रिटेन की, चूंकि भारत और ब्रिटेन ही इसका मतलब मेन एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, ब्रिटेन भारत, तो भारत और ब्रिटेन जैसे जो समाज हैं इसमें राजनीतिक कार्यपालिका और जो मतलब कि राजनीतिक जो कार्यपालिका है ये दो भागों में स्पष्ट रूप से बटी होती है। एक नाम मात्र की कार्यपालिका होती है, एक वास्तविक कार्यपालिका होती है। जैसे जैसे हमारे यहाँ जो राष्ट्रपति है ना वो नाम मात्र की कार्यपालिका है, राष्ट्रपति कार्यपालिका का हिस्सा है लेकिन वो नाम मात्र का है। इसका मतलब है कि राष्ट्रपति अपने विवेक से ना के बराबर काम करते हैं, केवल जैसे साइन करना हो तो जहां पे आप प्रधानमंत्री कह देंगे कि आपको साइन करना, तो वहां पे जो राष्ट्रपति है उनको साइन करना पड़ता है। तो राष्ट्रपति कैसे हो गए? यहाँ पे नाम मात्र की कार्यपालिका हो गई। वास्तविक जो कार्यपालिका होती है वो प्रधानमंत्री के हाथ में होती है। सारे निर्णय प्रधानमंत्री लेते हैं, लेकिन नाम से किसके लेते हैं? राष्ट्रपति के। तो नाम मात्र का राष्ट्रपति हो गए और जो वास्तविक हो गए वो प्रधानमंत्री हो गए। इसी तरीके से ब्रिटेन में नाम मात्र का सम्राट या सम्राज्ञी हो गया और वास्तविक जो कार्यपालिका हो गई वो पीएम हो गया वहाँ पे। मतलब जहाँ भी संसदीय लोकतंत्र है ना दोस्तों, वहाँ पे वास्तविक और नाम मात्र की जो कार्यपालिका है उनके बीच में अंतर स्पष्ट दिखेगा। वही इस पे देखो अध्यक्षीय लोकतंत्र में, अध्यक्षीय लोकतंत्र में जो अमेरिका है वहां पे क्या होता है? अध्यक्षात्मक लोकतंत्र में नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका के बीच में कोई अंतर नहीं होता, क्योंकि अमेरिका में ऐसा कोई अंतर है ही नहीं। अमेरिका में प्रधानमंत्री का कोई पद ही नहीं है, एक ही पद है राष्ट्रपति। मतलब कि सारे निर्णय बाइडेन खुद ही लेंगे और साइन भी बाइडेन खुद ही करेंगे। तो कोई दो पद जैसी कोई व्यवस्था ही नहीं है। तो जो नाम मात्र का और वास्तविक कार्यपालिका कोई अंतर ही नहीं होता। वही आदमी नाम मात्र मतलब साइन करने वाला भी होता है, वही आदमी वास्तविक भी होता है। तो अब देखिए तीसरा अंतर, तीसरा देखते हैं कि वास्तविक कार्यपालिका का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता संसदीय लोकतंत्र में। जो वास्तविक कार्यपालिका होती है, जो पीएम और उसकी मंत्रिपरिषद होती है, इनका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता संसदीय लोकतंत्र में। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, देखिए रुकिए यहाँ पे आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि क्वेश्चन है कि भारत के पीएम का कार्यकाल कितना होता है? कार्यकाल कितना होता है? ऑप्शन है ए 4 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 6 वर्ष, डी नन। आपसे ये सवाल पूछा गया।
तो मोस्टली जो लोग होंगे, ज़्यादातर लोग किसको चुनेंगे? ज़्यादातर लोग 5 वर्ष को ही चुनेंगे। वो क्यों चुनेंगे? क्योंकि भारत का जो प्रधानमंत्री 5 साल के लिए होता है, उसके बाद फिर से चुनाव होता है। लेकिन जब इसका जो एक्चुअल में टेक्निकल जो मतलब है, उसमें ये ऑप्शन चुना जाएगा नन। क्यों? क्योंकि भाई प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 साल नहीं होता, लोकसभा का कार्यकाल 5 साल होता है। और जब लोकसभा का कार्यकाल 5 साल होता है, तो जब तक प्रधानमंत्री को उस लोकसभा में विश्वास प्राप्त रहेगा, तब तक ये पीएम बने रहेंगे। तो लोकसभा में पीएम का कार्यकाल कितना होता है? पीएम का, हमारे यहाँ पूछा जाए कि पीएम का कार्यकाल कितना होता है, तो जब तक उसको लोकसभा में विश्वास प्राप्त है, यही उसका मतलब सही जवाब होगा। क्योंकि संविधान हमारा ये कहता है कि जो लोकसभा है ना, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का बताया गया है। तो जब लोकसभा का 5 वर्ष होगा, तो इसके जो मेंबर होंगे वो भी 5 साल तक बने रहते हैं। अलग से ये नहीं बताया गया कि पीएम का कार्यकाल 5 साल होगा, या उसके जो मेंबर होंगे, संसद के जो सदस्य होंगे, उनका कार्यकाल 5 साल होगा। नहीं, लोकसभा का कार्यकाल 5 साल होता है। तो जब लोकसभा का कार्यकाल 5 साल होता है, तो उसके जो सदस्य हैं उनका भी कार्यकाल ऑटोमेटिक 5 साल हो जाएगा। तो लेकिन ये फिक्स नहीं है। क्यों नहीं फिक्स है? क्योंकि मान लो 5 साल के पहले ही लोकसभा में जो विश्वास है, मतलब कि विश्वास प्राप्त है जो पीएम को, वो विश्वास अविश्वास में बदल जाए, तो सरकार तो गिर जाएगी। तो 5 साल रहेगा गया, तो फिक्स है ही नहीं। तो आप किसको चुनेंगे? ऑप्शन नन को। इसके विषय में ये कहा जाता है कि जब तक उसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त है, तब तक तो पीएम रहेगा। मतलब कि जब भी विश्वास प्रस्ताव ला के उसको अगर हटा दिया गया, तो सरकार गिर जाएगी। अविश्वास प्रस्ताव इसी को कहते हैं दोस्तों। चाहे ये पीएम के विषय में पूछे आपसे, सीएम के विषय में पूछे, तो आप यही जवाब देंगे। चाहे लोकसभा के विषय में, विधानसभा के विषय में पूछे, तो आप बोलेंगे इनका कार्यकाल 5 साल होता है, इनका कार्यकाल 5 साल नहीं होता। तो देखिए, तो यही इसमें अंतर है कि वास्तविक जो कार्यपालिका का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है संसदीय लोकतंत्र में। अध्यक्षीय लोकतंत्र में कार्यपालिका का निश्चित कार्यकाल होता है। जैसे यूएसए में जो राष्ट्रपति है, उनका 4 वर्ष का कार्यकाल होता है। अब देखिए अगला अंतर क्या है। संसदीय लोकतंत्र सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका क्या मतलब है कि अगर अविश्वास प्रस्ताव ला दिया गया ना, सामूहिक उत्तरदायित्व, आप ध्यान रखना कि अगर अविश्वास प्रस्ताव किसी एक मंत्री के खिलाफ अगर ला दिया गया, तो सारी की सारी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ेगा। अकेला ऐसा नहीं कि उसी मंत्री को इस्तीफा देगा और सरकार बच जाएगी, ऐसा नहीं होता। अगर आप संसदीय लोकतंत्र में किसी एक व्यक्ति के खिलाफ, जो मंत्रिपरिषद का हिस्सा है, चाहे पीएम हो चाहे कोई भी मिनिस्टर हो, उसके खिलाफ अगर आप अविश्वास प्रस्ताव ला देते हैं, तो सारी की सारी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है और सरकार गिर जाती है। सरकार को फिर से विश्वास प्रस्ताव ला के ही बचाया जा सकता है। तो आपने ये देख लिया। जबकि यहाँ पे जो अध्यक्षीय लोकतंत्र है, इसमें सामूहिक उत्तरदायित्व की कोई व्यवस्था नहीं होती, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव जैसी कोई व्यवस्था नहीं है, तो भाई उनको गिराया ही नहीं जा सकता। तो सामूहिक उत्तरदायित्व जैसी कोई व्यवस्था ही नहीं है। तो अब देखो, तो हमने मोटा मोटा इन दोनों के बीच में डिफरेंस जाना। लेकिन सवाल हमारे जो आते हैं वो यहाँ से नहीं आते हैं। डिफरेंस से पीटी में पूछ सकता है, मेंस में नहीं पूछता है। हमारे यहाँ पे जो मूल सवाल बनता है ना दोस्तों, कि भारत जो समाज है, अब आपने अध्यक्षीय के भी गुण देख लिए, मतलब कि अध्यक्षीय प्रणाली के जो कैरेक्टर है वो आपने देखा। तो सवाल ये आता है कि भारत जैसा जो समाज है, क्या वो जो संसदीय प्रणाली अपनाया है, उसको छोड़ के क्या अध्यक्षीय प्रणाली अपना लेनी चाहिए? तो अब जब आपको सामने कोई ये सवाल पूछे कि क्या अध्यक्षीय अपना लेना चाहिए, तो पहले तो आप ये संसदीय प्रणाली के गुण और गुण देख लो कि इसके क्या दोष हैं, तब तो कोई अध्यक्षीय प्रणाली को अपनाने की बात कर रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ पर तो संसदीय है। तो अध्यक्षीय और संसदीय के दोनों के देख लो कि इसमें क्या प्रॉब्लम है और किस वजह, इसमें क्या, मतलब अध्यक्षीय जो लोकतंत्र है, इसमें क्या अच्छाई है जिसकी वजह से लोग ये कहते हैं। तो ये अगर इनके गुण और अवगुण आप देख लेंगे, तो आप खुद ही डिसाइड कर लेंगे कि भारत जो है, संसदीय लोकतंत्र जो है, वो उसी को फॉलो करता रहे कि अध्यक्षीय प्रणाली जो है उसको मतलब कि फॉलो करे। तो पहले इसके गुण और दोष को देख लो, तब आपको बेहतरीन रूप से क्लियर हो जाएगा। देखिए, तो इसके संसदीय जो लोकतंत्र है, इसके पहले गुण और अवगुण देख लेते हैं। तो इसके अवगुण देखिए, तो फिर आप गुण देखिए। इसका पहला अवगुण क्या है कि समय समय पर राजनीतिक अस्थायित्व को जन्म देती है। जो संसदीय लोकतंत्र की प्रणाली है, समय समय पर राजनीतिक अस्थायित्व को जन्म देती है। इसका क्या मतलब है? अस्थायित्व का मतलब है कि सरकारें गिर जाती हैं, क्योंकि इसमें अविश्वास प्रस्ताव जैसी व्यवस्था होती है। पीएम का कार्यकाल निश्चित नहीं है, तो उनको जब मर्जी अविश्वास प्रस्ताव लाके हटाया जा सकता है। तो इसमें आशंका बनी रहती है कि विशेष परिस्थिति में जो राजनीतिक स्थायित्व है वो उसमें खतरा पैदा हो सकता है। भारत में ऐसा कई बार हो भी चुका है। जैसे बीपी सिंह की सरकार 1.5 साल में गिर गई। पीएम जो एचडी देवगौड़ा थे, आए के गुजराली 6-8 महीने से ज़्यादा नहीं चल पाए,
और अगर जो पार्टियां जो है आंतरिक सेटलमेंट नहीं कर पाती, इस सेटलमेंट का क्या मतलब है कि मान लो कि एक पार्टी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया तो कुछ मेंबर उसके या दूसरी पार्टी की मिलकर अगर सरकार बना ली तो ठीक है, नहीं तो फिर से चुनाव कराना पड़ता है। तो एक तरीके से ये राजनीतिक अस्थायित्व को ये जन्म देती है ये प्रणाली संसदीय लोकतंत्र। तो संसदीय लोकतंत्र का ये पहला अवगुण है कि इसमें राजनीतिक अस्थायित्व को बढ़ावा मिलता है। दूसरा, योग्य मंत्री परिषद के निर्माण में बाधा। देखिए, अध्यात्मक जो प्रणाली होती है उससे तुलना करके देखो तभी समझ में आएगा। तो अध्यात्मक प्रणाली है उसमें जो राष्ट्रपति है, जो बिडेन है, वो मंत्री बनने की यह शर्त है कि आप कांग्रेस के मेंबर ना हो बस। तो उसकी जो संसद है उसके मेंबर ना हो, बाकी पूरे अमेरिका से चाहे कहाँ से भी वो मंत्री बना सकते हैं, जिसको भी चाहे उसको मंत्री बना सकते हैं। तो इनके पास जो विकल्प के रूप में पूरा अमेरिका है। तो ये जो सर्वोत्तम लोग हैं, जो बेहतरीन लोग हैं, उनको अपने मिनिस्टर में चुन सकते हैं। जो डिफेंस का एक्सपर्ट है उसको डिफेंस मतलब कि मंत्री डिफेंस मिनिस्टर बना सकते हैं। एजुकेशन का एक्सपर्ट है उसको एजुकेशन मिनिस्टर बना सकते हैं। फॉरेन का एक्सपर्ट है उसको फॉरेन मिनिस्टर बना सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे इसका उल्टा है। हमारे यहाँ पे वही मिनिस्टर बनता है जो संसद का सदस्य होता है। अगर नहीं भी है तो 6 महीने के अंदर उसको संसद का सदस्य बनना पड़ेगा। तो हमारे यहाँ पे जो विकल्प है बहुत सीमित होते हैं। आपको लोकसभा और राज्यसभा इन्हीं के मेंबर से ही आपको मंत्री बनाना पड़ता है। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे विशेषज्ञता का अभाव हो जाता है संसदीय लोकतंत्र की वजह से। राजनाथ सिंह है, उनको डिफेंस मिनिस्टर बनाना पड़ा, क्योंकि भाई डिफेंस का उनको नॉलेज है कि नहीं है आपको कैसे पता। उनको इतना डिफेंस का नॉलेज तो होगा नहीं जहाँ जैसे अमेरिका में अगर उसके एक्सपर्ट को बनाया जाता है। तो इसी में से, चाहे आप इकोनॉमिक एक्सपर्ट हो चाहे ना हो, आपको इसी में से ही बनाना है। और यूएसए में टॉप लेवल के व्यक्ति को बनाया जाता है। तो ये संसदीय प्रणाली के अवगुण हो जाते हैं। इसके गुण देखिए, इसका गुण ये है कि ये राजनीतिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित करता है, जिससे तानाशाही से रक्षा होती है। इसका क्या मतलब है कि भाई एनी टाइम यहाँ पे चाहे पीएम हो, चाहे अगर स्टेट में सीएम की बात करें, और उनकी जो मंत्री परिषद उनको कभी भी अविश्वास प्रस्ताव ला के हटाया जा सकता है। बहुमत से, मतलब कि साधारण बहुमत, अविश्वास प्रस्ताव लाओ साधारण बहुमत से ही हटा दो। इसका परिणाम ये होता है, जब उसको पता होता है कि हमको अविश्वास प्रस्ताव ला के हटाया जा सकता है, तो उन पर दबाव रहता है कि एक सीमा से ज़्यादा जन विरोधी नीतियां ना बनाएं। अगर जन विरोधी नीतियां बनाते हैं तो उनके खुद के जो मेंबर, उनके साथी मेंबर जो रहते हैं वही बागी हो सकते हैं, क्योंकि भाई उनको दोबारा वोट लेने जाना है। तो इस वजह से उन पर दबाव बना रहता है और वो ऐसी कोई भी नीतियां नहीं बनाते जो तानाशाही के रवैये को बढ़ावा देती हो, क्योंकि उन पर राजनीतिक उत्तरदायित्व रहता है, जनता के प्रति उत्तरदायित्व, अपने जो प्रतिनिधि उनके प्रति उत्तरदायित्व रहता है। और तानाशाह अगर इस तरह की नीतियां बनाएंगे तो जनता उनको फिर से हटा देगी, तो दोबारा चुनाव होंगे। तो इस तरीके के, या जो उनके जो खुद के मेंबर हैं अगर वो बागी हो गए तो दूसरे में जुड़ जाएंगे, और दूसरे में जुड़ जाएंगे तो सरकार यूं ही गिर जाएगी। तो ये जो है मतलब कि इसका गुण है कि राजनीतिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित होता है और तानाशाही से इसकी रक्षा होती है। इससे गुंजाइश कम रहती है कि सरकारें तानाशाही हो जाए। दूसरा क्या है, विधायिका और कार्यपालिका में सामंजस्य पाया जाता है। अब आप खुद सोचो, जहाँ इसका गुण अभी मैंने जो बताया आपको संसदीय लोकतंत्र का, क्या बताया कि इसमें जो विधायिका होती है उसी से कार्यपालिका निकलती है, तो उसी से ये बनता है कि दोनों में सामंजस्य पाया जाता है। भारत और ब्रिटेन जहाँ भी संसदीय प्रणाली है, जिस दल को, जैसे मान लो हमारे यहाँ पे जिस दल को लोकसभा में बहुमत प्राप्त है उसी दल का पीएम और मंत्री परिषद बनते हैं। जैसे बीजेपी को बहुमत प्राप्त है तो बीजेपी का ही पीएम बनेगा, उसकी मंत्री परिषद बनेगी। इसका मतलब ये है कि जो कार्यपालिका है वो यही पीएम और मंत्री परिषद है, ये इनको लोकसभा में तो बहुमत प्राप्त है, लोकसभा में बहुमत प्राप्त है, ये कार्यपालिका के बीच से है। तो ये जो भी कानून चाहेंगे उस कानून को पारित करवा लेंगे। और इसका मतलब है कि दोनों कार्यपालिका और विधायिका दोनों साथ साथ चलती हैं ना, टकराहट की स्थिति नहीं बनती हमारे यहाँ पे। यहीं यूएसए में क्या है कि भाई यूएसए में जो अगर जो राष्ट्रपति है वो दूसरे दल का बन सकता है, और वहाँ पे कांग्रेस जो है उसमें दूसरे दल का बहुमत हो सकता है। तो जब एक दल, एक ही तरीके के दल को बहुमत प्राप्त हुआ तब तो ठीक है, तब नहीं तो अगर दोनों अलग अलग तो उनको सामंजस्य बनाना बहुत कठिन हो जाता है। राष्ट्रपति कोई कानून बनाना चाहता है, संसद बनाने ही नहीं देती। इस तरीके की दिक्कतें उसमें आ जाती हैं। तो संसदीय लोकतंत्र का ये बढ़िया गुण है कि दोनों एक ही होते हैं, तो इस वजह से इनमें सामंजस्य बना रहता है। अब देखो अध्यक्षीय प्रणाली के गुण। अब ये दोनों को देखने के बाद आप डिसाइड कर लोगे कि भाई भारत को जो संसदीय लोकतंत्र है उसको छोड़ के क्या अध्यक्षीय की तरफ बढ़ जाना चाहिए, उसका जवाब अपने आप मिल जाएगा। अब देखो अध्यक्षीय लोकतंत्र के गुण और दो। देखिए इसका पहला अवगुण देखते हैं। इसमें समय समय पर तानाशाही के उत्पन्न होने की आशंका बनी रहती है। हमारे यहाँ जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसमें उत्तरदायित्व का सिद्धांत पाया जाता है, मतलब कि अविश्वास प्रस्ताव लाके जो सरकारें हैं उसको हटाया जा सकता है। मतलब कि जो वास्तविक कार्यपालिका है उसको अगर जो वहाँ के जो मेंबर हैं, अगर मेंबर की संख्या ज़्यादा होगी विपक्ष में,
तो अविश्वास प्रस्ताव ला के उसको हटा सकते हैं। लेकिन जो अमेरिका का राष्ट्रपति है उसको हटाने का केवल और केवल एक ही तरीका है, महाभियोग, वो भी 2/3 तरीके से ही लाया जाता है, जो इसको सिद्ध करना बहुत ही मुश्किल है। सारे स्टेट में जाता है, उसके बाद अगर सारे स्टेट जो है वो कहते हैं तब जाके उनको हटाया जाए। इसके जो हटाने का तरीका हम बाद में देखेंगे, पर इतना समझ लो कि 2/3 चाहिए इसको हटाने के लिए, और स्टेट से भी चाहिए। इस वजह से इसको सिद्ध करना बहुत ही ज़्यादा कठिन हो जाता है। इसकी तुलना अगर भारत को से करो तो भारत के जो पीएम है उनको बहुत आसानी से हटाया जा सकता है कि 50% जो लोग हैं, 50% जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं वो विपक्ष में हो गए और उनको हटाना चाहे अविश्वास प्रस्ताव ला के तुरंत हटा सकते हैं। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। मतलब सिद्धांतता तो पीएम को जो प्रेसिडेंट है उसको सिद्धांत तो महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है, लेकिन व्यवहार में ये बहुत ज़्यादा कठिन है। आप एक फैक्ट देखो, फैक्ट ये है कि जो यूएसए का जो संविधान है ना, कब आया? यूएसए का संविधान आया 1789 में। 1789 से लेकर आज 2023 हो गया। आज तक आप सोचो कितने राष्ट्रपति को पे महाभियोग लाया गया होगा और हटाया गया होगा। तो आज तक एक भी राष्ट्रपति को महाभियोग के थ्रू नहीं हटाया गया। इतना कठिन है। तो इसीलिए कहते हैं कि भाई जब उसको हटाया नहीं जा सकता तो उस पर एरोगेंस आ सकता है। तो एरोगेंस आएगा तो तानाशाही की तरफ बढ़ सकता है। हमारे यहाँ पे कई पीएम कार्यकाल अपना पूरा ही नहीं कर पाए, जबकि अमेरिका में कोई भी ऐसा पीएम नहीं था जिसने अपना कार्यकाल ना पूरा किया हो। चाहे अपने आप खुद ही इस्तीफा दे दियो अलग बात है, लेकिन उसको महाभियोग के द्वारा हटाया नहीं जा सका। आज तक टोटल 3 राष्ट्रपति हुए हैं जिन पे 4 बार महाभियोग लाया गया। एक एंड्रू जॉनसन थे, दूसरे थे बिल क्लिंटन, और तीसरे थे ये अभी के राष्ट्रपति ट्रंप। इन पे 2 बार लाया गया और इन दोनों पे 1 बार लाया गया, लेकिन हटाया किसी को नहीं जा सका। तो इतना कठिन है वहाँ पे, मतलब कि जो वहाँ का हेड होगा, हेड ऑफ स्टेट होगा, उसको हटाना। तो इसी वजह से कहते हैं कि उसके तानाशाही बनने की आशंका बनी रहती है। दूसरा क्या है, विधायिका और कार्यपालिका के बीच में गतिरोध बनने की आशंका रहती है। अभी जो मैंने बताया कि अगर दोनों में जो राष्ट्रपति हैं अगर वो दूसरी पार्टी से हो गए और कांग्रेस है उसमें दूसरी पार्टी का बहुमत हो गया और राष्ट्रपति कोई कानून बनवाना चाहता है तो कांग्रेस नहीं बनाएगी या कांग्रेस उसको पास नहीं करती है। तो इस वजह से इन दोनों में गतिरोध बना रहता है। सेम पार्टी के हो गए तब तो ठीक है, लेकिन अगर दोनों में टकराव होता है तो वहाँ पे गतिरोध की आशंका बनी रहती है। वहाँ की जो कांग्रेस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव सीनेट है, अगर ये और राष्ट्रपति जो है दोनों दल के अलग हो जाते हैं, दोनों में अलग दल का बहुमत हो जाता है, तो इसी वजह से इसमें दिक्कतें आती हैं। इसके गुण देख लेते हैं। यहाँ पर राजनीतिक स्थायित्व सुनिश्चित होता है, मतलब कि एक बार सरकार बन गई तो 4 साल तो चलेगी ही चलेगी। ऐसा नहीं है कि भाई विपक्ष में कोई लोग आके इसको गिरा देंगे, जैसे भारत जैसे समाज में होता है जहाँ पे संसदीय लोकतंत्र पाया जाता है। तो एक बार 4 साल के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए तो इतना समझ लो उनको हटाना असंभव काम होता है। तो राजनीतिक स्थायित्व बना रहता है, 4 साल तक चुनाव की खींचातानी या हॉर्स ट्रेडिंग जैसे कोई चीज़ें नहीं होती हैं। दूसरा है योग्य मंत्रिपरिषद का निर्माण होता है, जिससे बेहतर प्रशासन सुनिश्चित होता है। पूरे अमेरिका में किसी को भी जो राष्ट्रपति है अपना मंत्री बना सकता है, सिर्फ एक ही अपवाद है कि कांग्रेस का सदस्य वो ना हो, तो पूरा अमेरिका उनके लिए खुला रहता है। इसी वजह से कहते हैं कि योग्यता को वहाँ पे वरीयता मिलती है। तो आपने ये देख लिया। तो अब हमारे सवाल, आपने इनकी गुण और दोष को देख लिया, तो आपके मन में जो सवाल जो मतलब कि हमारा है कि क्या भारत को संसदीय लोकतंत्र छोड़ के अध्यक्षीय लोकतंत्र अपना लेना चाहिए, इस पे हम चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। तो हमारा सवाल क्या होगा, भारत में संसदीय लोकतंत्र को अपनाया गया है, क्या वर्तमान परिस्थिति में भारत को संसदीय लोकतंत्र छोड़कर अध्यक्षात्मक लोकतंत्र अपना लेना चाहिए, ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद दोस्तों।